जय हिंद दोस्तों जिस तरीके से आज खबर एक ट्रोल कर रही है कि पीएफआई के ऊपर जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इसकी जितनी एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब के ऊपर बैन लगा दिया गया है। और जिस तरीके से बैन की खबर आई है और जिस तरीके से पूरे देश में एक थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं पैनिक का माहौल दिखाई दे रहा है। उससे पहले 22 और 27 सितंबर को भी जिस तरीके से रेड मारी गई और बहुत सारे ठिकानों पर छापे मारने के बाद एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन को बर्स्ट करने की बात की गई और सिचुएशन जो है इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया या इस तरीके से लोगों के सामने आया कि ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा कोई टेरर मॉड्यूल से लेकर सब चीज़ें जो हैं वो ख़त्म कर दी गई हों जो भी है। अब ऐसी सिचुएशन में एक बात का एनालिसिस बनता है कि ये जो पीएफआई का मामला है वो कितना हद तक सही है, गलत है, इसकी डायमेंशंस क्या हैं, कैसे हैं, इन सब चीज़ों को हमें समझना होगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही हम आगे बढ़ते हैं। अब मेन पॉइंट यहाँ से शुरू करें उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि दोस्तों अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दूसरा, आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारी ये स्टडी टेबल आईएएस पीसीएस की जो ऐप है इसे आप जल्दी से डाउनलोड करें, आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्प मिलेगी। उसके बाद अगला पोर्शन दोस्तों ये कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी या कोई स्टेट पीसीएस, या अगर आप एक ऐसा एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं जो कि किसी ना किसी जिसके अंदर जनरल स्टडीज का एक टॉपिक जो है वो आ रहा है, ऐसी सिचुएशन में आपके लिए हमारा जो ये कंसेप्टर बैच है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। इस कंसेप्टर बैच में बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ एनसीईआरटी करवाई जाएगी। लगभग 5 से 6 महीने के अंदर ये कोर्स जो है ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम इसे 1 साल की ड्यूरेशन आपको प्रोवाइड करेंगे जिसमें लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, एमसीक्यू वगैरह आपको साथ साथ मिलते रहेंगे ताकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए और अच्छे से आप प्रिपेयर करें। लाइव लेक्चर बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे आप नॉर्मली क्लासरूम के अंदर सुनकर आते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है पीएफआई। अब नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो पीएफआई का सेक्शन क्या है या पीएफआई का लेवल, मैं असलियत में पीएफआई या इससे पुराने जो सेमी संगठन है या उससे पुराने जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके ऊपर, या मैं उसे और पीछे की तरफ से अगर इसकी जड़ें ढूंढने और खंगालने की कोशिश करूं तो मुझे अलग अलग लेवल पर, क्योंकि हिस्ट्री का टीचर हूं तो मैं तो जड़ों को खोद के निकालने की कोशिश करूंगा कि असलियत में प्रॉब्लम क्या है, इसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है और किस तरीके से जो गवर्नमेंट्स हैं वो जा रही हैं या गवर्नमेंट्स जो हैं वो एक्ट कर रही हैं। मैं हिस्ट्री के मामले में या हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में देखने की पूरी कोशिश करता हूं। अब यहाँ अगर आप में से सभी ये मानते हैं कि सर ये पीएफआई जो है हमें केवल यहीं तक सीमित रहना चाहिए, देखिए पीएफआई तक अगर सीमित रहना है और सिर्फ पीएफआई क्या कर रही है, कैसे कर रही है, उस तक ही अपनी पूरी की पूरी सोच रखनी है एक बॉक्स के अंदर, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरा ओपिनियन जो है वो हिस्ट्री के ज्ञान से रूट लेवल से शुरू होता है और उस रूट लेवल जो है असलियत में बीमारी की जड़ कहाँ है, किस वजह से है। भाई अगर सीधी सी बात है आपके क्या नाम है पिंपल हुए तो एक एलोपैथिक डॉक्टर जो होगा जो नॉर्मली इंफॉर्मेशन जानता है वो क्या करेगा, वो सीधे सीधे आपको दवाई दे देगा कि आपका जो लिपिड लेवल है वो कम हो जाए, स्किन का लेवल अलग हो जाए, जो भी है। लेकिन अगर आप सीधे सीधे ये देखना चाहते हैं कि उस पिंपल होने की जड़ क्या है या बुखार होने की जड़ क्या है या कुछ भी, तो आप बहुत सारे टेस्ट करते हैं और उस लेवल पर जा रहे हैं जहां ये देखते हैं कि कौन सी सेल्स या कौन सा ऑर्गन या कौन सा सिस्टम हमारा ठीक काम नहीं कर रहा, जिस वजह से हमारे को ये सिम्टम्स खुले खुले या साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। ये हमारी बॉडी का ही नहीं, ये सोसाइटी का भी एक काम होता है या सोसाइटी में भी ऐसा ही कुछ आपको दिखाई देगा। सोसाइटी के अंदर भी एग्जैक्टली यही सिचुएशंस होती हैं। सोसाइटी में क्या होता है दोस्तों, सोसाइटी में एक मेन फीचर ये होता है कि वो जब जैसा जैसा रिएक्ट करती है, असलियत में सोसाइटी के उस बिहेवियर के जो रूट्स हैं वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री के किसी पन्ने में दर्ज होते हैं, दबे हुए होते हैं।
अब पीएफआई का जो पूरा मॉड्यूल है वो कहीं ना कहीं इस्लाम के इर्द गिर्द घूम रहा है, ये हम लोग और आप लोग जानते हैं। इसकी जड़ें आज के दिन के हिसाब से इकोनॉमिक फाइनेंशियल रूट्स जो हैं वो गल्फ कंट्रीज और दूसरी जगहों पर जुड़ी हुई हैं। हम इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि असलियत में सारा ये मामला है क्या। अगर हम इस पूरे सेक्शन को हिस्ट्री में उठाकर देखते हैं तो एक तरफ इंडिया के अंदर हिंदुइज्म यहाँ नजर आ रहा है। भाई हिंदुइज्म के अंदर वैसे तो हिंदुइज्म में बहुत सारे छोटे बड़े हजारों सेक्शंस हैं, लेकिन हिंदुइज्म के अंदर एक कॉमन पर्सपेक्टिव डेवलप हो गया है। एक बहुत बड़ा कॉमन पर्सपेक्टिव एक हिंदुइज्म में डेवलप हो गया है कि ऑल आर गॉड, ऑल इज ट्रुथ। सब चीजें जो हैं वही सत्य हैं, और यही जो मामला है कि सभी सत्य है, और गॉड इज नॉट वन बट एवरीथिंग इज गॉड। एवरीथिंग इज गॉड, हर चीज में गॉड है, यानी हर चीज में भगवान है, और उसमें ऑल आर ट्रू, सभी सही हैं। ऑल आर ट्रुथ, ऑल इज ट्रुथ, सब कुछ सही है। ऑल आर ट्रू, सभी सही हैं। ऑल फेथ्स आर गुड, सभी फेथ सही हैं। इसलिए रिस्पेक्ट ऑल, इसलिए रिस्पेक्ट ऑल, सब चीजों को क्या करो, रिस्पेक्ट करो। ये एक कॉमन आइडिया हिंदुइज्म में लगातार डेवलप हो रहा है, हो चुका है, और अलग अलग फेथ्स के अंदर अगर आप देखेंगे। और इसी का बेसिक कंसेप्ट ये है कि अगर आप आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा नहीं करते हैं तो भी ठीक है, और अगर नहीं करते हैं तो भी ठीक है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर शक्ति की पूजा करते हैं तो भी ठीक है, देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो भी ठीक है, माँ बाप की पूजा करते हैं तो भी ठीक है, व्यक्ति की पूजा करते हैं तो भी ठीक है, ज्ञान की पूजा करते हैं तो भी ठीक है। एवरीथिंग इज गुड, हर चीज सही है, बस उसके जो गलत चीजें हैं उसको दूर कर दिया जाए। यानी अगर आप ये देखें तो इसके अंदर एक लेवल का टॉलरेंस आपको नजर आएगा। अगर मैं मंदिर कम जाता हूं या मेरा ज्ञान में भरोसा ज्यादा है मंदिर में कम, तो मेरे घर वाले मुझे भी स्वीकार करेंगे। मेरी माता का भरोसा मंदिर में हद है, उनका ये मानना है कि जो कुछ हो रहा है वो हो ही वही राम रचि राखा वाली बात, तो वो भी सही है। मेरी एक बेटी दादी को ज़्यादा पसंद करती है, एक बेटी मुझे ज़्यादा पसंद करती है। मेरे घर में मेरी वाइफ हैं, वो दोनों के बीच के मामले में हैं, वो नहीं में भी हैं और हाँ में भी हैं, पूजा कर भी ली। छोटे भाई का व्यवहार अलग है, उनका विचार अलग है, उनकी वाइफ का विचार अलग है, मेरे बाकी रिश्तेदारों का विचार अलग है, हमारे कुल देवता अलग हैं और मेरे ससुराल वालों के कुल देवता अलग हैं, मेरी बुआ की फैमिलीज जो हैं फैमिली जो है उनके कुल देवता अलग हैं, छोटी बुआ की जो फैमिली है उनकी मान्यताएं अलग हैं, मेरे नाना के फैमिली के अंदर पूजा पाठ ही इतने ज़बरदस्त हैं कुछ कहने की हद नहीं। मेरे घर के अंदर अगर आप देखेंगे दादा की फैमिली में तो मंदिर नहीं है, लेकिन सभी एक साथ रहते हैं। ये जो एक्सेप्टेंस है कि सभी एक साथ रहते हैं, सभी एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, बातचीत होता है, जो अच्छा पार्ट है वो निकल कर आता है, जो बुरा पार्ट है उसे छोड़ दिया जाता है। ये एक प्रोग्रेसिव अप्रोच है। जहां हम स्कूल में जाते हैं, जहां हम कॉलेज में जाते हैं, वहां अब उस सारे भेदभाव को मिटाकर हम एक साथ बैठकर एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करते हैं। आज मैं प्रोफेशनली अगर हूं तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जाति क्या है, धर्म क्या है, सब चीजें। लेकिन एक समस्या मैं अक्सर फेस करता हूं, वो ये कि जब जब मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं या मेरे ऐसे दोस्तों से मिलता हूं जो ये कहते हैं कि ओनली आई एम राइट एंड ओनली माई फेथ इज राइट, ये सबसे प्रॉब्लमेटिक रहता है, क्योंकि आप ही सही हैं ऐसा नहीं हो सकता। इसे ऐसे समझिएगा कि असलियत में घर के अंदर एक लड़का है, सबसे छोटे वाला या सबसे बड़े वाला। अब उसके पास परिवार को चलाने का ज्ञान केवल उतना है
कि जो मैं कर रहा हूं केवल वही सही है और इसलिए सभी को मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना या तो घर से निकल जा या फिर पीटूंगा पकड़ के, या तो घर से निकल जा या फिर पीटूंगा पकड़ के। अब एक इंसान ऐसा लठ के दम पर ये काम इसलिए करेगा क्योंकि उस इंसान के पास बाकी लोगों की मानसिकता समझने की शक्ति नहीं है। घर के बाकी लोग क्या चाहते हैं, बाकी लोगों के इमोशंस क्या हैं, सोच क्या है, वो उन सबको नहीं समझ पा रहा, इसलिए वो उन सबकी सोच को नकार के अपने आप को सही प्रूव करके लठ के दम पे बाकियों के ऊपर अपना विचार दबाव डाल के मनवाने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि जो मैंने कहा वही ठीक है, मानता है तो ठीक है, वरना या तो घर से निकालूंगा या जान से मारूंगा, पीटूंगा पकड़ के। अब ऐसे में एक ही आदमी जो कह रहा है वही ठीक है, एक ही विचार ठीक है, तो क्या वो घर बस पाएगा? क्या उस घर में सभी सुखी रह पाएंगे? वो तभी सुखी रह पाएंगे जब उन बाकी घर के लोगों की बुद्धि इस लेवल पर भ्रष्ट कर दी जाए, इस लेवल पर उस घर के लोगों को उनकी बुद्धि को रोक दिया जाए कि उन लोगों की बुद्धि को इतना ज़्यादा डिमोरलाइज कर दिया जाए, या जिसे कहते हैं इतना ज़्यादा कम कर दिया जाए कि वो केवल और केवल एक आदमी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करे। अब वो आदमी उस परिवार को कहाँ ले जा रहा है, कहाँ नहीं ले जा रहा है, वही डिसाइड करेगा। अब चाहे उस परिवार को बर्बाद करे, आबाद करे, तरक्की करे, ना करे, वो वहीं जाएगा। और जब तक वो व्यक्ति उस अपने परिवार को ठीक ठाक तरीके से चलाएगा तब तक तो ठीक है। जिस दिन वो व्यक्ति अपने परिवार को अपने अहंकार के दम पर चलाना शुरू कर देगा, या उस व्यक्ति की जगह कोई दूसरा बैठेगा, अहंकारी होगा या कुछ भी होगा, तो वो पूरा परिवार जो है वो बिखरता हुआ नजर आएगा। इसीलिए मॉडर्न थॉट्स, मॉडर्न आइडियाज के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब है व्यक्ति के विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। विचार जब जब नया आएगा तो उस पर बातचीत होगी, सही है गलत है उसको तौला जाएगा, सारी के सारे मामलों में तर्क और विवेक के आधार पर उसको तौलेंगे, तब देखेंगे अगर वो सही है तो स्वीकार करेंगे, अगर सही नहीं है तो स्वीकार नहीं करेंगे। किसी भी मॉडर्न सोसाइटी का यही एक थॉट प्रोसेस होता है। भाई सीधी सी बात है, हिंदू समाज में सती प्रथा थी, राजा राम मोहन राय ने उनके खिलाफ आवाज उठाई। भाई बहुत सारे फैक्ट्स में ये हो सकता है कि जी सती इतनी नहीं थी, इतनी थी, कम थी, ज्यादा थी। मेरे हिसाब से यदि एक लेडी को भी, यदि एक महिला को भी 100 साल में एक महिला को भी चिता के ऊपर बिठाकर जलाया गया और उसे प्रथा का हिस्सा मान लिया गया, तो मेरे हिसाब से वो बुराई है। उस एक उदाहरण को लेकर ही उसी समय पर उस बुराई का वहीं पर अंत कर देना चाहिए, ताकि वो बुराई मेरे समाज में ना फैले। तो इसलिए मेरे से पूछा जाए तो क्या वो सती बैन होनी चाहिए थी? चाहे एक हुआ, चाहे एक महिला को जलाया गया सती के नाम पर, लेकिन बैन होनी चाहिए थी, हुई, बहुत अच्छा हुआ। पर्दा प्रथा बुरा था, बैन हुआ, बहुत अच्छा हुआ। जो भी और हमारे समाज में जन्म आधारित जाति व्यवस्था थी उस पर प्रतिबंध लगा, उसको रोक लगी, उसको रिस्ट्रिक्ट किया, बहुत अच्छा हुआ। यानी जब तक आप समाज में तर्क और विवेक के आधार पर बदलाव नहीं करेंगे, लॉजिक और रीजन नहीं देंगे, तब तक आप सोसाइटी के अंदर कुछ अच्छा की एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कुछ अच्छे की एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और अच्छा एक्सपेक्ट करना है तो आपको आपकी बुराइयां कम दूर करनी पड़ेंगी, उस पर खुली डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, लॉजिक और रीजन के आधार पर आंसर देने चाहिए और किसी सुपर पावर के नाम पर सारे सवाल नहीं छोड़ देने चाहिए। जैसे अगर कोई कहे कि विश्वास पर सवाल नहीं उठा सकते, तो आप मुझे, अगर मैं विश्वास पर सवाल नहीं उठा सकता तो कम से कम आप भी मेरे ऊपर दबाव नहीं डाल सकते कि मैं उस विश्वास पर विश्वास करूं जिसे सवाल नहीं उठाए जा सकते। भाई सीधी सी बात यही है ना कि विश्वास पर, अगर मेरा फेथ है किसी चीज पर, तो वो इसलिए है क्योंकि मैं उस विश्वास पर विश्वास कर रहा हूं।
अभी मैं PFI पे आता हूं, भाई हमें रूट्स ढूंढनी है ना, तो उसके बेसिक कंसेप्ट को तो समझना पड़ेगा, और बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए पहले हमारे को बहुत बेसिक लेवल पर डिस्कशन करना पड़ेगा कि असलियत में ग्राउंड लेवल क्या है। उस ग्राउंड लेवल को अगर समझेंगे तभी तो आगे समझ में आएगा। अब आप इधर आ जाओ। अब हिंदुइज्म की अगर मैंने बात करी तो हिंदुइज्म के अंदर एक तरीके का अलग अलग फेथ्स के अकॉर्डिंग टॉलरेंस है, जिसमें हमें यह कहा गया कि एवरीथिंग इज गॉड, हर चीज भगवान है, हर चीज में भगवान है, ब्रह्म है, बस हमें उस ब्रह्म को पहचानना है। अब वो ब्रह्म क्या है, कैसे है, उस पे उसकी थियोलॉजी या फिलॉसफी जो है उसे बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन वहीं अगर आप दूसरे अब्राहमिक रिलीजन्स को देखेंगे, और अब्राहमिक रिलीजन्स जो हैं इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये कहते हैं कि ओनली आई एम ट्रू, ये यही कह रहे हैं कि ओनली आई एम ट्रू, मैं सही हूं, एंड ओनली माई गॉड इज ट्रू, मेरा जो गॉड है वही सही है, एंड I am true, only my God is true, and any all other things are false. All others are false. बाकी जितने भी हैं सब गलत हैं। ये जो कंसेप्ट है इन अब्राहमिक रिलीजन्स का, असलियत में समस्या की सबसे बड़ी जड़ यही है। उन्होंने कभी भी एक इंसान को समझा ही नहीं, एक इंसान की साइकोलॉजी को नहीं समझा, नेचर बाय नेचर, पर्सन टू पर्सन जो वैरायटी है उसे समझा ही नहीं, ह्यूमन इमोशंस को उन्होंने कभी भी जाना नहीं, पहचाना नहीं, और सीधे सीधे अपने लॉज जो डिफाइन किए डंडे के जोर पर, तलवार के दम पर इंसान को उठाकर थोप दिए, और ये कहा कि अगर आप यहां पर नहीं मानेंगे तो हमसे या तो लड़ो, हम मारेंगे। और यही कारण है कि इन हिंदू धर्म में कभी प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहां पर बाय बिलीफ है। मतलब यहां इस धर्म के अंदर आपको अपने विश्वास के अकॉर्डिंग अपने धर्म को मानना पड़ता है कि अगर आपका जैसा भगवान है वैसे ही आपका, मतलब आपकी जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी वाली बात है कि जिसकी जैसी भावना है, जिसकी जैसा व्यक्तित्व है, विश्वास है, उस व्यक्ति के अंदर भगवान वैसा ही होगा। हाँ, कोशिश किया जाए कि उसको ज्ञान प्रदान किया जाए, उसको ज्ञान दिया जाए, ज्ञान से उस भगवान तक पहुंचने का जरिया मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, उसमें भी कोई दो राय नहीं। इसीलिए हिंदू धर्म के अंदर लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। हिंदू धर्म में जो जीवन है वो एक उत्सव है, मनाओ। बच्चा जब गर्भ में आता है तब से वो उत्सव मनने शुरू होते हैं, और जब वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है इंसान बूढ़ा होकर अपना पूरा जीवन जीकर, तब तक वो उत्सव मनते हैं। और यहाँ तक कि उनके जाने के बाद भी जो श्राद्ध पक्ष या पितृ पक्ष होता है वो मनाया जाता है, यानी एक सेलिब्रेशन की फॉर्म में। यहाँ अब्राहमिक रिलीजन्स को अगर आप देखें तो यहाँ पर कर्स की फॉर्म में, कर्स एक दुख भोग रहे हो इस फॉर्म में प्रोजेक्ट किया जाता है। अब प्रॉब्लम यही है कि आपको ये बताया गया कि आप दुखी हैं इसलिए आप सुखी हो जाओ, टाइप में जो भी है। यानी दो बेसिक डिफरेंसेस, टोटली दो बेसिक आइडियोलॉजीज, दो अपोजिट आइडियोलॉजीज असलियत में हम दो के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक कह रहा है लाइफ इज एन सेलिब्रेशन, जस्ट एंजॉय। ये कह रहा है लाइफ इज अ कर्स, जस्ट रिमेन इन डिसिप्लिन। ठीक है। एक कह रहा है जैसा तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर ही भगवान है, जैसा तुम देखना चाहोगे वो भगवान वैसा ही दिखेगा। ये कह रहे हैं नहीं, जो हमने कहा और जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वही भगवान हैं, वही अल्लाह हैं, वही गॉड हैं, वही यूसु हैं, जो भी हैं वही हैं। और उन्होंने स्पेसिफिकली इस दुनिया को समझाने के लिए प्रॉफिट्स
अलग अलग पैगंबरों को भेजा हुआ है और सभी धर्मों के यहाँ पर एक पैगंबर हैं। हिंदुओं में अगर आप देखोगे तो यहाँ कोई पैगंबर नहीं आते, यहाँ सीधे ही देवता मान लिए जाते हैं और देवताओं का कंसेप्ट किसी दिन डिस्कस करेंगे तो पता लगेगा देवताओं का कंसेप्ट ही अलग है। तो असलियत में दो अपोजिट आइडियोलॉजीज, दो विचारधाराएं, एक कह रहा है सब सही है, हम जैसा चाहें वैसा जी सकते हैं, दूसरा कह रहा है नहीं, केवल मैं सही हूं और जैसे मैं चाहूंगा वैसे तुम्हें जीना पड़ेगा, वरना गर्दन पे तलवार रखी हुई है तेरी बुत परस्ती। अब यही रीजन है ना, इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, इस्लाम में बुत परस्ती हराम है। अब बुत परस्ती के बेसिक कंसेप्ट को जब समझा ही नहीं तो हराम अपने आप ही कहा जाएगा। भाई बुत परस्ती में अगर इतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंस उस बुत परस्ती को दी जाती या उस मूर्ति को दी जाती तो इन सभी लोग, चाहे मूर्ति को भगवान मानने वाले लोग हैं या मूर्ति में ही भगवान ढूंढने वाले लोग हैं या आप जैसे लोग हैं जो बुत परस्ती को आउटवर्डली रिजेक्ट करते हैं, आप सभी से एक सवाल है कि भाई बेसिक क्वेश्चन है कि अगर इतना ही मूर्ति में ही भरोसा होता या मूर्ति में ही भगवान माना जाता, ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, आपको मंदिर के अंदर पंडित जी यूं क्यों कहते हैं कि आरती अगर हो रही है तो आंख बंद करके ध्यान लगाकर खड़े हो जाओ। प्रॉब्लम यही है कि आप इसे समझिए कि ध्यान लगाने का मतलब यह है कि मूर्ति वो जरिया है आपके अंदर जो ब्रह्म है उस तक पहुंचने का, समझे, उस तक पहुंचने का। यहां ये हिंदुइज्म है। इस्लाम या क्रिश्चियनिटी साफ क्या कह रही है, ये बुत होना ही नहीं चाहिए, बुत होने ही नहीं चाहिए, बुत परस्ती हराम है, और जो हम कह रहे हैं वही ठीक है, बाकी कोई भी चीज ठीक नहीं है, बाकी कोई भी चीज ठीक नहीं है, बाकी कुछ भी ठीक नहीं है। ये दो टिपिकली अपोजिट आइडियोलॉजीज हैं जो इस समय पर इंडिया में मौजूद हैं। लेफ्ट मतलब एक पूरब है और दूसरी पश्चिम है। एक कह रहा है कि बुत परस्ती यानी जो मूर्ति है वो मेरे अंदर के ब्रह्म को ढूंढने में मेरी मदद कर रही है, इसलिए ये ठीक है। दूसरा उसको लात मार के कह रहा है या उसे तोड़कर कह रहा है या उसे आउटवर्डली रिजेक्ट करके कह रहा है कि जो ये सब चीजें हैं ये बकवास हैं, मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है। ये असलियत में हिंदुस्तान में दो डिफरेंसेस हैं बेसिक। अब इसका अगला फेज क्या है? इसका अगला फेज है इंडिया। अब इंडिया में दो रिलीजन्स मेन हो गए हैं। एक तरफ वो जो ओरिजिनेटेड ऑन इंडियन मेनलैंड, एक वो जो भारत की मुख्य भूमि पर पैदा हुए या जिनका विकास हुआ, और दूसरे वो जो कि प्रोपगेटेड केम फ्रॉम आउटसाइड। इसमें कोई दो राय नहीं है। एक वो धर्म जिनकी फिलॉसफी इंडियन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग ओरिजिनेट हुई है, और दूसरा वो धर्म जो बाहर से आए हैं जिसमें इस्लाम और क्रिश्चियनिटी मेन है। अब यहां असलियत में एक वो जो ओरिजिनेटेड इन इंडियन मेनलैंड जो हिंदुस्तान के अंदर ही ओरिजिनेट हुए, दूसरे वो केम फ्रॉम आउटसाइड। जो केम फ्रॉम आउटसाइड हैं उसमें मेन है अब्राहमिनिक, ये अब्राहमिनिक रिलीजन्स, और ये जो अब्राहम के रिलीजन्स हैं इनमें दो मेन हैं, एक इस्लाम और दूसरा क्रिश्चियनिटी। अब नॉर्मली अगर देखें तो क्रिश्चियनिटी इतनी तेजी से भारत में नहीं आ पाई, क्योंकि एक तो उनका जो मेन ग्राउंड था वो यूरोप था, और दूसरा यूरोप के बाद वो यूरोप में ही रहे और इंडिया में आने की कोशिश करी, लेकिन इतना ज्यादा क्योंकि वो रूलिंग क्लास में नहीं आ पाया। इस्लाम इंडिया में सबसे पहले तो अरब्स लेके आए, फिर अरब्स के बाद दूसरा इस्लाम जो है वो सूफीज्म की फॉर्म में आया, और तीसरा जो इस्लाम की जो फॉर्म है वो इन्वेडर्स की फॉर्म में आई।
और जो आक्रमणकारी इन्वेडर्स थे, जैसे इंडिया में एक तो इस्लाम अरब्स लेके आए, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा इस्लाम सूफीज्म, यानी जो सूफी संत थे वो इस्लाम लेकर आए। चिश्ती से लेकर बहुत सारे दूसरे सूफी जो थे वो उस टाइम पर आए। ये सिर्फ आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही सूफीज्म को देखेंगे, दुनिया के किसी भी जगह पर आपको सूफीज्म नजर ही नहीं आएगा। केवल और केवल इंडिया में, वो इसलिए क्योंकि इंडिया में टॉलरेंस का एक लेवल था। इन सूफियों को अरब कंट्रीज से मार के भगा दिया गया, इन सूफीज को ईरान से मार के भगा दिया गया, और दुनिया के कहीं पर भी गए इन्हें मार के भगा दिया गया। सिर्फ इंडिया एक ऐसी जगह थी जहां इन सूफियों को सम्मान दिया गया, क्योंकि इन सूफियों को संतों के बराबर का दर्जा मिला। अब ऐसी सिचुएशन में तीसरा एक पार्ट आता है इस्लाम को मानने वालों का, और वो तीसरा हिस्सा है इन्वेडर्स के फॉर्म में। जैसे मोहम्मद बिन कासिम आया, उसने मार मार के, मतलब उन्होंने जो कन्वर्जन करवाया, असलियत में हिंदुस्तान में ये कन्वर्जन सबसे ज़्यादा पेनफुल था। भाई अरब्स आए, अरब लोगों ने जो है बहुत शालीनता के साथ अपने इस्लाम, अपने धर्म को बहुत शालीनता के साथ अपने धर्म को क्या नाम है इसमें कन्वर्ट किया, मतलब केरल के अंदर फैलाया। तभी पेरामन चेरुमल नाम का जो राजा था वो इस्लाम में कन्वर्ट होता है, और वो भारत में पहला मास कन्वर्जन माना जा सकता है, जो कि बहुत शुरू में ही हो गया था। लेकिन वहां प्रॉपर प्रॉब्लम वहां से शुरू नहीं हुई, क्योंकि वो इनटॉलरेंस वाला पार्ट नहीं था, अभी भी माइनॉरिटी फॉर्म में थे। असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वहां पर बड़े लेवल पर मोपला जो थे उनको इस्लामिक आइडियोलॉजी से इन्फेक्ट किया जाने लगा। जो शुरुआती अरब आइडियोलॉजी थी उसको छोड़कर जो रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी थी उससे, आज भी इंडिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मुस्लिम्स केरल में हैं। क्यों? उसके पीछे का लॉजिक अलग है। लेकिन अगर आप इन्वेडर्स की फॉर्म में देखो तो पाकिस्तान में आज के दिन जितना भी कन्वर्जन आपको दिखाई देता है, वहां पर चाहे करमाती मुस्लिम्स हो गए, चाहे मुल्तान के, पेशावर के या सिंध के मुस्लिम्स हो गए, बलूचिस्तान के मुस्लिम्स हो गए, असलियत में वो इन्वेडर्स की वजह से हुए। और उसमें सबसे बड़ा इन्वेजन जो माना जाता है, पहला इन्वेजन मोहम्मद बिन कासिम वाला था, जिसने मुस्लिम मतलब हिंदुइज्म से उन्हें मुस्लिम्स में कन्वर्ट किया। बाद में गजनी के इन्वेशंस, फिर गौरी जब था वो इंडिया में आया तो उसने, अगर आप देखेंगे तो बड़े लेवल पर कन्वर्जन किए। यहां सबसे मेन फैक्टर इस इस्लामिक इन्वेजन का जजिया हुआ करता था। जजिया का मतलब ये कि अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा मुस्लिम राजा के दरबार में या राज्य में रहने का। या तो आप राज्य छोड़ दो, या फिर जजिया से अगर बचना चाहते हो तो अपना जो धर्म है उसे छोड़ के इस्लाम को स्वीकार करो। ये सबसे ज्यादा पेनफुल रहा। यानी अगर हम या हमारे जो भी भाई बंधु आज के दिन हिंदू हैं, उन्होंने अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा जजिया के फॉर्म में दिया होगा अपने धर्म को बचाने के लिए। इसीलिए आज हम हिंदू हैं, इसीलिए हमने इस फ्रीडम को बचा के रखा है, उसकी कॉस्ट दी है जजिया की फॉर्म में। तो ये जो पार्ट था ये सबसे ज्यादा पेनफुल था। अगर आप इसमें एग्जांपल्स को देखेंगे तो बलबन ने पूरे का पूरा जो मेवाती राजपूत थे उन्हें मुस्लिम बना दिया। इसी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर, इसी तरीके से फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर, इसी तरीके से बहुत बड़े नंबर में अगर आप लोग देखते हैं तो सिकंदर लोदी के टाइम पर, और बड़े नंबर में अगर आप देखते हैं तो औरंगजेब के नाम पर के अंदर तो जितने भी मुजफ्फरनगर के अंदर जाट मतलब मुस्लिम्स दिखाई देते हैं, उनमें एक बड़ी कम्युनिटी अपने आप को मुल्ला जाट कहलाती है। बहुत सारे मुस्लिम्स अपने आप को त्यागी लिखते हुए नजर आएंगे, बहुत सारे मुस्लिम्स अपने आप को राजपूत लिखते हुए नजर आएंगे। तो ये जो कन्वर्जन था ये पेनफुल था। और रही सही कसर
रही सही कसर असलियत में हिंदू मंदिरों को तोड़ने में पूरी कर दी गई। मैं नंबर्स के ऊपर नहीं जा रहा, वो तो एएसआई का डाटा होगा, वो अपने आप जाने। मैं केवल दो का एग्जाम्पल देता हूं। एक अगर आप देखें तो एक हमारे काशी विश्वनाथ और दूसरे जो थे वो मथुरा की जो शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है वो। अब आप दोनों को देखिएगा, जिस तरीके से जेरूशलम इस्लाम ईसाईयत और यहूदियों के लिए पवित्र है, मक्का मदीना ईसाइयों के लिए पवित्र है, भाई काशी विश्वनाथ और मथुरा की जो शाही इमाम मस्जिद है वो हिंदुओं के लिए उतनी पवित्र है। उसे तोड़ा जाना और जिस तरीके से तोड़कर उन पर बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई गई, वो ये असलियत में ये दुखदाई था, ये दर्द भरा था हिंदू समाज के लिए शुरू से। और मेरा ऐसा मानना है कि इसे एग्जाम्पल की तरह लिया गया सिखों के द्वारा, मराठों के द्वारा, जाटों के द्वारा, और जब ये पावर्स उठकर खड़ी होने लगी मुगल्स के अगेंस्ट में तो मुगल साम्राज्य को उखाड़ के फेंक दिया। मेरा बहुत कठोर मानना है कि मुगल साम्राज्य और किसी वजह से नहीं, सिर्फ औरंगजेब की इनटॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसीज की वजह से गिरा है। क्योंकि ये जो इनटॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसीज थे औरंगजेब की इन पॉलिसीज ने उसके रिबेलियस फोर्सेस को मौका दे दिया औरंगजेब के खिलाफ शक्ति को इकट्ठा करने का धर्म के नाम पर। पहली बार आज से पहले जितने भी इन्वेडर्स आए वो सारे इस्लाम के नाम पर अपने मुसलमानों को इकट्ठा करते थे, जिहाद के नाम पर लड़ने के लिए मोटिवेट करते थे। हिंदुस्तान में राजपूतों ने लड़ाई लड़ी केवल राजपूत के नाम पर, और यही कारण था कि सन 1001 जब से गजनी का डायरेक्ट इन्वेजन होना शुरू हुआ तब से लेकर और शिवाजी के राइज 1656-57 तक आप कहीं पर भी हिंदुस्तान में हिंदू धर्म को एक धार्मिक स्लोगन के रूप में, पॉलिटिकल स्लोगन के रूप में यूज करते हुए नहीं देखोगे। पहले राजा मिडिवियल एज में शिवाजी महाराज मिलेंगे जो छत्रपति के साथ हिंदू धर्मोद्धारक और हैंदव स्वराज की डिमांड करते हुए नजर आते हैं, स्वराज की डिमांड। और यहां पहली बार हिंदू धर्म को एज अ वेपन यूज, जैसे भाई इस्लाम तो शुरू से इस्लाम धर्म को पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए वेपन की तरह इस्तेमाल करता रहा है, लगातार इस्तेमाल करता रहा है। जब जब लड़ाइयां, चाहे बाबर राणा सांगा के सामने हार रहा था तो जिहाद का नारा दे दिया, अकबर हार रहा है तो जिहाद का नारा दे दिया, औरंगजेब हार रहा है तो जिहाद का नारा दे दिया, जो आया उसने जिहाद का नारा दिया। जिहाद का मतलब है चलो स्प्रेड ऑफ इस्लाम करें। पहली बार इस जिहाद के नारे के सामने जो है भगवा रंग का झंडा और हिंदू धर्मोद्धारक और हिंदू स्वराज, हिंद राष्ट्र की बात जब उठने लगी तो मुगल साम्राज्य को उखाड़ के फेंक दिया इन मराठों ने। वो एक अलग मैटर है कि मराठों के पास कोई रूल करने का मॉडल नहीं था, स्टेट का मॉडल नहीं था, और वो समझ नहीं पाए मामला क्या था। लेकिन हिंदू धर्म के नाम पर मराठों की जो एनर्जी थी वो इतनी ताकतवर थी कि उन्होंने मुगलों को उखाड़ के बाहर फेंक दिया। अब इसके नए स्टेज पे आ जाओ। यहां ये मिडिवियल एज मामला सेटल हो जाता है जैसे ही ब्रिटिशर्स आते हैं। पहली बार जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश असलियत में इन हिंदू वर्सेस हिंदू और मुस्लिम दोनों के कहीं ना कहीं दुश्मन थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों के दुश्मन थे, क्योंकि हिंदुओं के धर्म के नाम पर रिलीजन का क्रिटिसिज्म किया जा रहा था और उसकी आलोचना करके साफ कहा जा रहा था कि भैया ये जो धर्म है इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं। और दूसरी तरफ मुस्लिम्स जो थे वो रूलिंग क्लास होते थे और हमेशा से रूलिंग क्लास रहे, इसलिए इन दोनों को अंग्रेजों से दुश्मनी थी। ऐसे में दोनों ने मिलकर 1857 का विद्रोह लड़ा, 1857 का रिवोल्ट लड़ा।
और मेरे हिसाब से ये लास्ट हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी जो पॉलिटिकल पावर हिंदूज एंड मुस्लिम्स फॉट यूनाइटेडली, हिंदूज एंड मुस्लिम्स फॉट यूनाइटेडली फॉर टू गेट पॉलिटिकल पावर, यूनाइटेडली टू गेट पॉलिटिकल पावर। इन्होंने पॉलिटिकल पावर को पाने के लिए आखिरी बार हिंदू और मुस्लिम जो हैं 1857 के युद्ध में अंतिम बार लड़े थे। इससे पहले दोनों आपस में लड़ रहे थे, चाहे विजयनगर एम्पायर हुआ, राजपूत हुए, मुगल हुए, सुल्तान हुए, मराठे हुए, सभी आपस में जाति के नाम पर लड़ रहे थे। मराठों ने इस हिंदू वर्सेस मुस्लिम कन्वर्ट किया और उसके बाद जब मराठे भी हार गए और अंग्रेजों का राइज हुआ तो हिंदू और मुस्लिम यूनाइटेडली अंग्रेजों के सामने खड़े हो गए। हिंदू और मुस्लिम यूनाइटेडली अंग्रेजों के सामने खड़े हो गए और ये अंतिम यूनिटी थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया कि अगर ये हिंदू और मुस्लिम एक रहा तो आने वाले समय में ये लोग ज़्यादा दिन तक हिंदुस्तान पर राज नहीं कर सकते। इसीलिए इस हिंदू वर्सेस मुस्लिम की यूनिटी को तोड़ने के लिए यहाँ पर डिवाइड एंड रूल खेला गया, डिवाइड एंड रूल खेला गया, बांटो और राज करो। तो ये बांटो और राज करो था क्या, इसे समझिए। असलियत में हिंदू जो है भैया, उसने पहले तो इसके हिंदुइज्म में दो काम हुए या हिंदू कम्युनिटी के अंदर दो चेंज हुए जो मेन पॉइंट था। हिंदू कम्युनिटी, इसको अगर देखेंगे तो इसमें दो बदलाव हुए जिसकी वजह से हिंदू कम्युनिटी कहीं ज़्यादा तेज़ी से आगे निकलना शुरू हुई। पहली बात, इसने कहीं ना कहीं इंग्लिश सीखी और इंग्लिश सीखने के बाद इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट जॉब्स पकड़ना शुरू किया और वेस्टर्न एजुकेटेड एंड अवेकन्ड मिडिल क्लास का हिंदुइज्म में जन्म हुआ। अवेकन्ड मिडिल क्लास का हिंदू धर्म के अंदर जन्म हुआ, ये इनकी सबसे मेन अचीवमेंट थी। हिंदू धर्म में पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग जो वेस्टर्न एजुकेटेड था, पश्चिमी शिक्षा प्राप्त था, वो पश्चिमी मॉडल को फॉलो कर रहा था, हिंदू धर्म में बुराइयों को पश्चिम से कंपेयर कर रहा था। इसी वजह से हिंदुओं में दूसरा जो पार्ट हुआ वो था सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट शुरू हुआ। इस सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट को जो हिंदुओं के अंदर हुआ, आप समझिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। इसने कहीं ना कहीं सती सिस्टम, विडो रीमैरिज, चाइल्ड मैरिज, पर्दा प्रथा और जितनी भी दूसरी हिंदू समाज की बुराइयां थी उनसे लड़ने की कोशिश करी, उनसे लड़ने का काम किया। और जब उनसे लड़ने का काम किया तो कहीं ना कहीं एक मॉडर्न हिंदू सोसाइटी, भले ही अभी भी इस हिंदू समाज के अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन एक मॉडर्न हिंदू सोसाइटी का उदय हुआ जो प्रोग्रेसिव ऑन वेस्टर्न लाइंस आपको दिखाई देगी कि इसने अपनी हिंदू समाज ने अपनी लाइन को भी नहीं छोड़ा, अपने धर्म को भी नहीं छोड़ा और वेस्टर्न लाइंस के बिहाफ पर इन्होंने प्रोग्रेस करना शुरू कर दिया कि भैया गीता तब पढ़ेंगे जब हम बिल्कुल जीवन के सभी उद्देश्यों को प्राप्त कर साइड में बैठे हुए होंगे।
भाई मैंने भी गीता पढ़ी, लेकिन उस समय पढ़ी जब मैं बिल्कुल फ्री बैठा हुआ था कि मेरे को अब अपने धर्म के हिसाब से समय का ज्ञान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि धर्म मेरे लिए इंटीग्रल पार्ट नहीं है। जो बेसिक धर्म, बेसिक नॉलेज मुझे परिवार से मिली वो मैं अपनी अगली जनरेशन को ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है। और अपने बच्चों को भी साफ कह रखा है, बेटा पहले प्रोग्रेसिव अप्रोच में मैथ, साइंस, इंग्लिश और वो प्रोग्रेसिव सब्जेक्ट्स पढ़ो जो आपकी लाइफ को आगे लेकर जाएं, कम से कम इकोनॉमिक वे में। उसके बाद जैसे ही ब्रेक मिले, थोड़ा सा समय अपने आप को रिलैक्स करने का मिले, उस 15-20 दिन, महीना, साल, 2 साल के अंदर अपने धर्म को समझो कि अब धर्म के अनुसार क्या करना है। इस बैलेंस के अनुसार जब आप चलेंगे तो आपको कहीं ज्यादा प्रोग्रेस मिलेगी। आज जो ये वेस्टर्न बेस पर प्रोग्रेस वेस्टर्न आइडियाज के बिहाफ पर हो रहा है और अपने धर्म को जिंदा रखा जा रहा है, ये जो अप्रोच डेवलप हो रही है, ये मेरी अकेले की नहीं, जितनों को मैं जानता हूं उनके सब के अंदर नजर आती है। अब ऐसी सिचुएशन में ये जो प्रोग्रेसिव अप्रोच है, इसकी वजह से हिंदू सोसाइटी के अंदर मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता हुआ दिखाई दिया। वहीं दूसरी तरफ अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी को मोटे तौर पर देखोगे तो वहां एक सेंस ऑफ कंपटीशन डेवलप हुई। मुस्लिम कम्युनिटी को अगर आप यहां पर देखते हैं तो यहां आपको 2 चीजें नजर आएंगी। मुस्लिम कम्युनिटी के मामले में आपको 2 चीजें नजर आएंगी। पहली चीज मुस्लिम कम्युनिटी के मामले में नजर आएगी कि यहां पर कम्युनिटी कंपटीशन विद हिंदू कम्युनिटी। भाई ऑब्वियस सी बात है, हिंदू कम्युनिटी के साथ इनका जो है कंपटीशन साफ नजर आएगा कि भाई ऑब्वियस सी बात है, एक कम्युनिटी इकोनॉमिकली आगे निकल गई और दूसरी पीछे रह गई। और दूसरी तरफ कंफ्यूजन बिटवीन मटेरियलिस्टिक लाइफ एंड रिलीजन, कंफ्यूजन बिटवीन लाइफ एंड रिलीजन। अब यही 2 चीजें मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर खड़ी हो गई कि भैया हिंदुओं को कॉपी करें जो इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, या फिर हम धर्म की तरफ बढ़ें। तो यहां पर इनके अंदर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट जो हुआ वो बैकवर्ड लुकिंग हुआ। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स जो हुए वो कहते हैं प्योरिटी ऑफ इस्लाम की तरफ जाओ और अंग्रेजी मत सीखो। नो इंग्लिश, नो वेस्ट, नो इंग्लिश, नो वेस्ट। ना तो कोई इंग्लिश पढ़ेगा, ना ही वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ देखेगा, और शुद्ध रूप में जो इस्लाम है उसे स्वीकार करेगा। और जैसे ही उनके अंदर कोई उंगली उठाता या कहता कि आप हिंदुओं को देखो, तो हिंदुओं को यहां 4 बातें सुनाई दी जाती। ये पहला पॉइंट था जहां पर आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट खुलकर मतलब 1857 के बाद दिखाई देने लगा। ये जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था, ये जो वैचारिक मतभेद जो शुरू से है, पहले दिन से है, हिंदू धर्म तो पुराना है, जब से इस्लाम आया तब से है, उसको ब्रिटिशर्स ने पहचाना और यहाँ से कहीं ना कहीं जो रेडिकल मुस्लिम कम्युनिटी थी, उनको, रेडिकल मुस्लिम्स को ब्रिटिशर्स ने पैट्रोनेज देना शुरू कर दिया। यहीं से पीएफआई का जन्म होगा। सोचकर देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी ने 1192 के बाद से अपने आप को रूलिंग क्लास या फॉलोवर ऑफ अ रिलीजन विच इज अडॉप्टेड बाय रूलिंग, विच बिलोंग्स टू रूलिंग क्लास, यानी हमेशा से मुस्लिम कम्युनिटी ने शुरू में तो ये देखा कि 1192 से, अगर आप देखते हैं 1192 से जो अपने आप को देखते हैं, लगभग 1800 के आसपास तक, तो ये जो 600-650 साल हैं, इन 650 साल में रूलिंग क्लास के फॉर्म में अपने आप को देखा कि भैया हम तो राजा हैं,
हम तो राजा हैं। और 1800 से लेकर 1850 के बीच में, इस 1870 लगा लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, इस मोटे तौर पर अगर हम देखते हैं तो 1870 तक के दौर के अंदर यहाँ पर हिंदू इज इक्वल्स टू मुस्लिम, यानी पहली बार हिंदू और मुस्लिम्स दोनों बराबर दिखाई दिए। लेकिन 1870 से लेकर 1947 तक अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस को दबाए रखने, इंडियन नेशनलिज्म को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने मुस्लिम्स को एज अ टूल यूज किया है। अंग्रेजों ने मुस्लिम्स को एज अ टूल, एक तरीके से हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। और यहां पर गवर्नमेंट पेट्रोनेज, ब्रिटिशर्स के अंदर एक गवर्नमेंट पेट्रोनेज मिलना शुरू हुआ, यानी अंग्रेजों का संरक्षण ब्रिटिशर्स को मिलना शुरू हो गया। ब्रिटिशर्स को संरक्षण मिला, मुसलमानों को अंग्रेजों का संरक्षण मिला, पेट्रोनेज मिला। इस पेट्रोनेज के बदले में इसका आउटकम एक तरफ तो पाकिस्तान होता हुआ आपको दिखाई देगा, यानी इंडिया का पार्टीशन हो गया। इस पार्टीशन के पीछे का लॉजिक यही था कि पाकिस्तान बनने के पीछे का माइंडसेट असलियत में अपने आप को रूलिंग क्लास में रखना था। वरना आप देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना तो एक मिडिल क्लास पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करता था, उसको तो एक टूल की तरह ब्रिटिशर्स ने इस्तेमाल किया। मोहम्मद अली जिन्ना के मरने के बाद लियाकत अली खान निमट लिया। चौधरी रहमत अली, जिसने पाकिस्तान नाम रखा था, उस जैसा आदमी तो पाकिस्तान की सड़कों पे भीख मांगते हुए मरा था। अब आप अंदाज़ा लगाइए, जिन्ना की मतलब जो पाकिस्तान बनाने वाले लोग थे उनको इस्तेमाल किया, तभी तो उनकी ये दुर्गति हुई, क्योंकि मास बेस था ही नहीं और लोग इस्लाम के नाम पे अलग हो गए, उसके बाद की कोई आइडियोलॉजी नहीं। अब जिन्ना जो था, सोच कर देखिए मरा कैसे। भाई साहब, जिस वैन में उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं उस वैन का पेट्रोल खत्म हो गया। लगभग 1.5-2 घंटे तक सड़क के ऊपर मक्खियों के बीच में, मक्खियां उसके मुंह पे भिनभिना रही हैं, उन मक्खियों के बीच में एम्बुलेंस में गर्मी में पड़ा रहा। जब वो मर जाता है तो इस्लामाबाद के अंदर उस कायदे आजम, जिसे सो कॉल्ड कायदे आजम कहते हैं, उस कायदे आजम की डेड बॉडी 7 घंटे तक एयरपोर्ट पे पड़ी रही और कोई रिसीव करने नहीं आया। ये तो जिन्ना की दुर्गति हुई थी। लियाकत अली खान की भी कमोबेश ऐसी ही दुर्गति हुई। और जो चौधरी रहमत अली था ना पाकिस्तान बनाने वाला, वो चौधरी रहमत अली तो जाके कहीं लंदन, सोच कर देखिए, चौधरी रहमत अली को जबरदस्ती लंदन की फ्लाइट में बिठाया गया। जिन्ना के मरते ही 2-4 दिन के अंदर अंदर वो रहमत अली, जिसने पाकिस्तान नाम दिया था, लंदन की फ्लाइट में बिठाया गया और कहा दफा हो जाओ। और वहाँ पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश करी कि कोई भी पाकिस्तानी या कोई भी ब्रिटिशर किसी भी सिचुएशन में चौधरी रहमत अली को कैसे भी करके किसी तरीके की कोई सपोर्ट नहीं करेगा। भाई साहब, पाकिस्तान का नाम रखने वाला वो जो बंदा था, अब हिंदुस्तान के बंटवारे करने वाले वो जो बंदा था, हिंदुस्तान के बंटवारे को सपोर्ट करने वाला जो बंदा था, कुत्ते जैसी मौत हुई है लंदन की सड़कों पे भीख मांगते हुए। खैर, अब उसके बाद क्या हुआ? अब भाई हिंदुस्तान के किसी भी नेता की ये दुर्गति नहीं हुई। महात्मा गांधी था, महात्मा गांधी को एक सिरफिरे ने गोली मार दी। वो सिरफिरे ने गोली मारी, उसके बाद भी अकेला नहीं छोड़ा। समझे, पूरा हिंदुस्तान खड़ा था और पूरा हिंदुस्तान रोया था। और जिन्ना के मरने के बाद कुत्ता तक नहीं रोया। 7 घंटे तक लाश पड़ी रही, कौन जानता है। और ये मैं नहीं कह रहा, जाके ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्रीज में ही देख लेना। मैं तो किताबें पढ़ता हूँ, आप कम से कम ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्रीज जो आती हैं BBC वाली, उनमें देखो, तब पता लगेगा। और BBC वाले मेरे हिसाब से पूरी की पूरी रिसर्च करके सिस्टम को बनाते हैं, मेरा ऐसा मानना है। अब 1947 के बाद एक बड़ा चंक हिंदुस्तान के मुसलमानों का पाकिस्तान और बांग्लादेश जा चुका है, लेकिन अभी भी हिंदुस्तान में 8-9% का एक सिग्निफिकेंट नंबर मौजूद था। 8 से 9% का एक सिग्निफिकेंट नंबर मुस्लिम्स का मौजूद था।
अब यहां पर जवाहरलाल नेहरू जो हैं उनकी खास बात यही है कि भाई असलियत में उन्होंने एक बात कही कि इंडिया में अगर हम इस कम्युनलिज्म के जहर को खत्म करना चाहते हैं तो जो माइनॉरिटी बची है उस माइनॉरिटी को हम बड़े दिल के साथ स्वागत करें। मैं यहां जवाहरलाल नेहरू का बुरा नहीं कह रहा, ना मैं ये कह रहा कि उन्होंने कुछ गलत किया। उनकी जगह आज के दिन बीजेपी वाले भी होते तो वो भी यही करते, क्योंकि आज अगर मोहन भागवत जी को आप किसी मस्जिद या मदरसे के अंदर भाषण देते हुए सुनते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो उसी पॉलिसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो किसी समय पर जवाहरलाल नेहरू ने अपनाई थी कि माइनॉरिटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो यानी एक तरीके से इग्नोर नहीं किया लेकिन स्पेशल पैट्रोनेज दे दिया, एक स्पेशल प्रोटेक्शन, एक स्पेशल पैट्रोनेज दिया। और स्पेशल पैट्रोनेज इस तरीके से दिया इंडिया के अंदर कि भाई जैसे हिंदू कोड बिल बनाया, होना चाहिए था यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन हिंदू कोड बिल बनाया, मुस्लिम कोड बिल नहीं बनाया। इससे अंदाजा लगाइए प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंडिया जो है वो कोल्ड वॉर के अंदर ना चाहते हुए भी एंटर कर जाता है। यानी गवर्नमेंट ने मुस्लिम्स को क्या दे दी, एक तरीके से पैट्रोनेज दे दी और वो स्पेशल फॉर्म में उनको फील करवाया कि आपकी बात स्पेशली सुनी जाएगी और स्पेशली हम रिएक्ट करेंगे। अब ऐसे में मुस्लिम्स अमूमन नॉर्मल सी बात है कि ऐसे में जो मुस्लिम्स हैं वो आप उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा बेटर फॉर्म में अपने आप को पाएंगे कंपैरेटिवली एक कॉमन हिंदू के। अगर आप एग्जाम्पल देखें तो 25, 26, 27, 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन को कभी हिंदूज ने क्लेम नहीं किया लेकिन मुस्लिम्स ने क्लेम किया। हिंदू मंदिरों का जो भी टैक्स है उसका बड़ा हिस्सा, बड़े मंदिरों का, रजिस्टर्ड मंदिर जो हैं उनका बड़ा हिस्सा सरकार के खजाने में चला जाता है। बाकी थोड़ा बहुत हिस्सा भी ही जो है वो मंदिरों के अंदर रह जाता है, बाकी सारा चढ़ावा सरकार इस्तेमाल कर ले जाती है। लेकिन जो सेकंड मेजॉरिटी हिंदुस्तान में मुस्लिम्स की फॉर्म में है उनकी वक्फ बोर्ड के साथ किसी भी तरीके की समस्या नहीं है। आजकल आप वक्फ बोर्ड को देख सकते हैं कि आजकल उनको तो स्पेशल पैट्रोनेज यहां तक दे रखा है कि ना कोई कोर्ट, ना वकील, ना दलील, जो वो कहेंगे वही सही है। ये एक तरीके का काला कानून ही है। तो ये जो कर रहे हैं ये असलियत में इसी फॉर्मेट में है कि पैट्रोनेज दे दिया, एक स्पेशल पैट्रोनेज दिया, और उसी स्पेशल पैट्रोनेज की वजह से क्या हुआ कि इनको एक फील आना शुरू हो गया कि ठीक है वी आर स्पेशल समथिंग। इंदिरा गांधी के टाइम पर जब इंडिया कोल्ड वॉर में असलियत में इंडिया के साथ खेल यहां से शुरू हुआ, माने या ना माने, इंडिया में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि जिन्ना की कर्मस्थली थी, जिन्ना को जीवन दान देने वाली अगर कोई यूनिवर्सिटी थी तो वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी। आज भी इसके स्टूडेंट्स आपको जिन्ना की फोटो के लिए लड़ते हुए दिखाई देंगे कि जिन्ना की फोटो नहीं हटेगी चाहे कुछ हो जाए। तो ये जो फॉर्मेट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये जो फॉर्मेट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये शुरू से है। मैं अगर उन फैक्ट्स को बोलना शुरू कर दूंगा तो पूरी क्लास निकल जाएगी कि कैसे एएमयू के जो वाइस चांसलर थे वो पाकिस्तान के मंत्री बनते हैं, बाद में वो पाकिस्तान ना जाकर इंडिया में रह जाते हैं, इंडिया में रहने के बाद वो एम्बेसडर बनते हैं और जो भी उनकी अपनी कहानियां चला रहे होते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में कोल्ड वॉर होता है और इंडिया, अब अफगान वॉर शुरू होता है और इंडिया को रोकने, क्योंकि इंडिया डिक्लेयर कर चुका था कि वो यूएसएसआर के साथ है और पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ है, इसलिए इंडिया में 3 फॉल्ट लाइंस बनाई गई। तीन फॉल्ट लाइंस डेवलप करने की कोशिश की गई। उनमें से एक फॉल्ट लाइन आप यहां पर देखेंगे, ये पाकिस्तान और कश्मीर वाली, कश्मीर और पंजाब वाली, इसके अंदर सेपरेटिज्म,
जो है वो डेवलप करो, पंजाब के अंदर खालिस्तान डेवलप करो कि भैया हमें अलग करना है, यहां पर कम्युनलिज्म डेवलप करो, यहां पर आप नेक्सलिज्म डेवलप करो। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या था, इंडिया के अंदर ये 1978-79 का कंसेप्ट है कि भैया एक तरफ आप सेपरेटिज्म कश्मीर में शोर मचाओ, पाकिस्तान के अंदर वो पंजाब के अंदर भी खालिस्तान मूवमेंट नाम का सेपरेटिज्म डेवलप करो, बाकी हिंदू मुसलमान के बीच में जो बीज बोने हैं कम्युनलिज्म, अलग अलग जगह पर जितनी भी मस्जिदें हैं उन पर जाके दावा ठोको कि ये मस्जिद हमारी है, ये मस्जिद हमारी है, ये जमीन हमारी है, ये मंदिर हमारा है, समझे। फिर ऑब्वियस सी बात है उसका रिएक्शन हिंदू की तरफ से आएगा, नेक्सलिज्म को बढ़ावा दो और नॉर्थ ईस्ट के अंदर सेपरेटिस्ट फोर्सेस जो हैं उनको बढ़ावा दो। नॉर्थ ईस्ट के अंदर सेपरेटिस्ट फोर्सेस को बढ़ावा दो, इंकर्शन बढ़ाओ, वहां के छोटे छोटे ग्रुप्स को कहो कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें ऑटोनॉमी चाहिए। ये कोल्ड वॉर पीरियड है इंदिरा गांधी के टाइम का, राजीव गांधी के टाइम का। कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो भैया इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं इनकी आग को फैलने से रोक दिया गया कि अब ठीक है, अब इनको ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना। तभी आप देखेंगे कोल्ड वॉर ख़त्म होते ही पंजाब का जो इंसर्जेंसी थी वो सारी की सारी खालिस्तान वाले 5 साल में गायब, 5-7 साल में। कश्मीर के अंदर इंसर्जेंसी शुरू होती है क्योंकि पाकिस्तान उनका पाला हुआ कुत्ता था, और आज भी कुत्ता ही है पाकिस्तान, और क्या है। जैसे गोद में बैठा के पुछ नहीं करते रहते कुत्ते को, वही हाल है अमेरिका, चाहे अमेरिका की गोद में बैठा हुआ देख लो, चाहे चाइना की, पाकिस्तान ऐसा ही करता है। अब ऐसी सिचुएशन में यही तो सिचुएशन है। अब आप इसे उठाकर अगर आप देखेंगे तो ये कम्युनलिज्म यूरोपियंस की सबसे बड़ी पॉलिसी रही है, और 1979-80 के बीच में 1980s में इस कम्युनलिज्म को हवा पानी खाद दिया गया वहाबिज्म के नाम पर। एक्सट्रीम वहाबिस्ट फोर्सेस, पैसा कहां से आ रहा है, सऊदी अरेबिया से। पैसा कहां से आ रहा है, क्या नाम है, गल्फ कंट्रीज से, यूरोपियन कंट्रीज से, इंडिया को डिस्टेबलाइज करे रखने के लिए, इंडिया में एक लो इंटेंसिटी वॉर डेवलप किए रखने के लिए, और इंडिया को किसी भी तरीके से अंदर से वीक बनाए रखने के लिए। यही कम्युनल फोर्सेस जो हैं, जो भाई नेक्सलिज्म को इंडिया ने काफी हद तक काउंटर किया, और बीजेपी गवर्नमेंट ने तो नेक्सलिज्म को छोटे से इलाके में समेट के रख दिया है। सेपरेटिस्ट फोर्सेस नॉर्थ ईस्ट को अगर आप देखते हैं तो हर जगह बीजेपी का झंडा लहरा रहा है, और लगभग बीजेपी की सरकार है, और वो इंसर्जेंसी लगभग खत्म होती हुई नॉर्थ ईस्ट में नजर आ रही है। कश्मीर के अंदर धारा 370 उखाड़ के फेंक दी है, और यहां पर तीसरे तरीके से खालिस्तान मूवमेंट के ऊपर बीजेपी को थोड़ी ज्यादा सफलता मिलती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन जब कश्मीर के मतलब जब हमारे प्रधानमंत्री लाल किले की दीवार पर सभी 10 गुरुओं की फोटो लगाकर जो है मतलब तस्वीर लगाकर और विजय जो शहीदी दिवस है उसे ढंग से मनाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सिखों को मनाने की कोशिश है कि भैया खालिस्तान के रास्ते पे ना जाओ, तुम भी हमारे भाई हो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये जो पार्ट है जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड वाले से बिहार से लेकर और दिल्ली से लेकर राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका तक का बड़ा इलाका जो है, जहां हिंदू मुस्लिम कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ये आइडियोलॉजी शुरू से लेकर आखिरी तक बनी हुई थी। याद कीजिए, मतलब जो बड़े लोग होंगे वो समझ लेंगे इस चीज़ को कि अटल बिहारी के टाइम पर सिमी होता था, वो आइडियोलॉजी थी सिमी की और कुछ नहीं। उस टाइम पर भी ऐसा ही दबाव था क्योंकि अटल बिहारी मजबूत थे, अमेरिका से अब अमेरिका की बातें मान नहीं रहे थे। आज के दिन भी यही दबाव है कि बीजेपी सरकार मजबूत है, अमेरिका से 36 का आंकड़ा चल रहा है, अमेरिका सीधे सीधे कुछ नहीं बोलेगा। घरों में एक घुन्ना आदमी होता है जो सीधे तुम्हारा मीठी छुरी बन के तुम्हारे सामने तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता है, लेकिन खतरनाक प्राणी वो इतना होता है कि तुम्हारे नीचे से तुम्हारी जमीन खिसका के ले जाता है। अमेरिका ऐसा ही है, तुम्हारे सामने भले ही कुछ ना करे लेकिन वो कम्युनल लाइंस में हमारे देश को भड़काने की कोशिश कर रहा है। और ये जो कम्युनिटी को कम्युनल लाइंस में अपने आप को डर बैठाए रखने की जो बात है, मुसलमानों का एक विक्टिम कार्ड बनाए रखने की बात है, और मुसलमानों को एक तरफ ये राजा प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं तुम्हारे साथ भेदभाव हो रहा है। भाई सोच कर देखो, एक तरफ दावा करते हैं कि हमने 800 साल राज किया, हमने 1100 साल राज किया, और दूसरी तरफ ये लोग कहते हैं
यही पीएफआई वाले कहते हैं, इसी आइडियोलॉजी वाले लोग कहते हैं कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। अगर मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है तो भैया राजा होने का दावा बंद करो, और अगर राजा होने का दावा बंद कर रहे हो तो इसे पॉलिटिकल वॉर मानो, काम खत्म। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि यहां ये तिलमिलाहट दो वजह से ज्यादा है। एक, क्योंकि बाहर के देशों को लग रहा है कि हिंदुस्तान में एक ऐसी स्टेबल और स्ट्रांग गवर्नमेंट है, जो कि स्टेबल और स्ट्रांग गवर्नमेंट है, वो असलियत में इनके ऊपर दबाव बनाए, जो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के सामने नहीं झुक रही, तो इस स्ट्रांग गवर्नमेंट को कैसे वीक किया जाए। तो वो फॉल्ट लाइंस जो इन्होंने शुरू से बना रखी हैं, उन फॉल्ट लाइंस को धीरे 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 बढ़ाया जाए, उनको किसी ना किसी मामले में शोर मचाया जाए, और तभी आप देखोगे कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मूवमेंट शुरू हो जाता है। बिना बात के पता लगा 7 लड़कियां हिजाब के लिए शोर मचा रही हैं, पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट। पता लगा सीएए एनआरसी के नाम पर झूठी बातें, झूठी खबरें, झूठ फैलाकर पूरे का पूरा मामला जो है वो माहौल क्रिएट कर रखा है। माइंडसेट डेवलप किया जा रहा है, दोबारा इनको हवा देने की कोशिश की जा रही है ताकि भारत को कमजोर किया जा सके। और दूसरी तरफ इस माइंडसेट के लोगों को जब जब पैसा मिलना शुरू होगा, ऑब्वियस सी बात है ये कहीं ना कहीं डोमिनेट करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। और ये जो डोमिनेशन है, यही इन लोगों की, ये जो डोमिनेट करेंगे ना, यही इन लोगों की सबसे बड़ी एक अचीवमेंट होती है। इसीलिए दोस्तों पीएफआई एक आइडियोलॉजी का हिस्सा है। अब ये आइडियोलॉजी क्या है ये तो हमने बता दिया, कहां से आई ये हमने बता दिया, कि असलियत में अपने आप को राजा देखने वाली, अपना रूल एस्टेब्लिश करने वाली, अपने आप को किसी तरीके से सेंटर में रखने वाली ये मेन आइडियोलॉजी है। अगला पॉइंट कि पीएफआई पर इस तरीके की कार्रवाई क्यों हुई, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।